हेलो नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस विषय में आप लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन, जब आप किसी राज्य के राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपका अध्ययन का विषय क्या है। हो सकता है कि आप राज्य के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें, या उसकी संस्थाओं का अध्ययन करें, या किसी राज्य के अब राजनीति के दार्शनिक तत्व क्या है इसका अध्ययन करें। तो विषय क्या है? उपागम का अर्थ ये होता है, उपागम का अर्थ होता है कि अध्ययन का विषय क्या है, कि अध्ययन का विषय। यदि आपसे किसी राज्य के राजनीति का अध्ययन करने के लिए कहा जाता है तो हो सकता है आप उस राज्य के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन कर डालें, उस राज्य में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करें, कानून का अध्ययन करें, और उस राज्य के दार्शनिक पद्धति का अध्ययन करें। तो राजनीति के विषय क्या हो सकते हैं अध्ययन के? इसका अर्थ ये होता है कि उपागम का अर्थ कि आपका विषय क्या होगा। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन की परंपरा बहुत पुरानी है, लगभग 2500 सालों से राजनीति का अध्ययन किया जा रहा है। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो पुरानी पद्धति है परंपरागत उपागम, लगभग 2500 साल से राजनीति विषय का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब आधुनिक पद्धति से भी अध्ययन शुरू हुआ, दूसरा पद्धति है आधुनिक पद्धति। आधुनिक उपागम, मॉडर्न अप्रोच। आ, 1945 के बाद शुरू होता है। लेकिन आज आप लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। इसमें परंपरागत पद्धति से राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से परंपरागत पद्धति से राजनीति का अध्ययन किया जाता रहा है, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम का अध्ययन का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो आप इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे? तो परंपरागत उपागम जो है, परंपरागत उपागम के अंतर्गत दार्शनिक विधि आती है। दार्शनिक विधि, इसके अंतर्गत दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत विषय का दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक
पद्धति के अंतर्गत प्रस्तुत विषय का से जुड़ी हुई संकल्पनाओं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है किया जाता है। इसका मतलब क्या, सिद्धांत संकल्पना क्या होती है? जैसे न्याय सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, तो राज्य के अंतर्गत न्याय क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, इसके बारे में अलग अलग विचारकों द्वारा अपना न्याय का सिद्धांत दिया गया है। और वो दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत अपना न्याय का सिद्धांत दिए हैं। तो जो दार्शनिक पद्धति के विचारक थे, दार्शनिक पद्धति के विचारक जो थे, जिन्होंने अपना न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता का सिद्धांत दिया है, उनमें है दार्शनिक पद्धति के विचारक प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हेगल और कार्ल मार्क्स। ठीक, इन्होंने रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किया है। रिपब्लिक में, और अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की है, जिसमें अपने राजनीतिक विचार, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, न्याय क्या होता है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत। तो दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत राज्य के जो सिद्धांत हैं, न्याय, स्वतंत्रता और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जैसे आप लोग पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सब दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो जो ये सब बातें हैं, इस तरह के अध्ययन, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, साम्यवादी सिद्धांत, तो इस तरह का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको दार्शनिक पद्धति कहते हैं। तो परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक पद्धति विधि से अध्ययन यदि आप करते हैं तो राजनीति के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और उसके बाद में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, तो इस तरह के अध्ययन दार्शनिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह के जो विचारक थे उसमें प्लेटो हैं, रूसो हैं, अरस्तु हैं, हेगल हैं। और उसके बाद आता है ऐतिहासिक पद्धति। हिस्टोरिकल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत आप राज्य के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत किसी राज्य की वर्तमान राजनीति
वर्तमान राजनीति को समझने के लिए उस राज्य के का राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, जैसे आपको ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, अमेरिका के राजनीतिक वर्तमान राजनीति को समझना है तो वहाँ की आपके राजनीति का इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली कब से शुरू हुई, उसके बाद में फ्रांस की क्रांति, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। जैसे भारत की बात की जाए, तो भारत के वर्तमान राजनीति को समझने के लिए भारत के वर्तमान राजनीति को समझने के लिए हमें भारत के राजनीतिक इतिहास, भारत के राजनीतिक इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, का ज्ञान आवश्यक है। क्या ज्ञान आवश्यक है? तो हमें जैसे कि हो सकता है हमसे भारत की राजनीति का अध्ययन करने के लिए कहा जाए और हम भारत की वर्तमान राजनीति को समझने के लिए हमें भारत के राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक घटनाएं, युद्ध, कब कब भारत अपना सीमाओं की सुरक्षा कर पाया, कब कब भारत किन किन कारणों से भारत में राष्ट्रीय एकता के तत्व क्या हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो क्या है कि जब ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक इतिहास और उनके राजनीतिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें, जब हम ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन करते हैं तो हमें उस राज्य की राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करना होता है, यानी राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है कि प्राचीन काल में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी और उसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन होते हुए आधुनिक काल की जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बनी है, उसको समझने के लिए हमें उस राज्य के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करता है। तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, संस्थात्मक विधि, इंस्टीट्यूशनल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत राज्य की संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी की संरचना यानी
उनका सदस्य संख्या कितनी है और उनके कार्य क्या है, कार्य विधि किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जैसे भारत में होता है जब विधि बनाने के लिए संसद है, जैसे भारत में विधि बनाने का काम संसद करती है। संसद है, मंत्रिपरिषद है, न्यायपालिका है। तो संस्थात्मक पद्धति के अंतर्गत संस्थाओं का विकास, भारत में पहली बार संसद प्रणाली कब शुरू हुई, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो भारत की जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी संरचना कैसे होती है, उनका निर्माण कैसे होता है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो संस्थात्मक पद्धति के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और तो संस्थात्मक पद्धति जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उसमें शासन के लिए जो अलग अलग अंग राज्य में निर्माण किए जाते हैं, जैसे विधि बनाने के लिए विधायिका और बनाए हुए विधि को लागू करने के लिए कार्यपालिका और उसके बाद राज्य के अंतर्गत संविधान का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको लिए न्यायपालिका का निर्माण होता है। चौथी है कानूनी विधि। लीगल मेथड। इस विधि के अंतर्गत राज्य के कानून का अध्ययन किया जाता है, राज्य के कानूनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे संविधान के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत में जो कानून है, जैसे संविधान है, संविधान के अंतर्गत लोगों के, जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है, उसमें संशोधन किस प्रकार होता है। लिखित संविधान है, विधि कैसे निर्मित होती है, विधि निर्माण प्रक्रिया, संशोधन और लागू करने का काम कौन होता है, और संविधान के अंतर्गत लोगों के मूल अधिकार क्या हैं, कर्तव्य। तो संविधान के अंतर्गत लोगों को संविधान में जो अधिकार कर्तव्य दिए गए हैं, संविधान का निर्माण कैसे होता है और उसके अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं, कानूनी पद्धति और संस्थात्मक पद्धति एक दूसरे से संबंधित हैं। जो संस्थाएं होती हैं उनको क्या शक्तियां दी गई हैं, कानून किस प्रकार का है, उस राज्य के कानून का अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आप लोग 4 विधि का अध्ययन किए हैं, जिसमें परंपरागत पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक पद्धति, दूसरा है संस्थात्मक ऐतिहासिक पद्धति, तीसरा है संस्थात्मक पद्धति और चौथा है कानूनी पद्धति।
तो जैसे आप किसी राज्य के राजनीति का अध्ययन करते हैं तो उस राज्य के दार्शनिक राजनीति का दार्शनिक पद्धति का अध्ययन करते हैं कि उस राज्य के फिलॉसफी दर्शन क्या है, उस राज्य के लोगों की मूल्य और मान्यताएं क्या हैं, और उसके बाद में ऐतिहासिक घटनाएं, किसी राज्य के राजनीति का आप इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। संस्थात्मक पद्धति के अंतर्गत उस राज्य के संस्थाओं का, जैसे राज्य के जो अंग होते हैं, सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी संरचना, उसका संगठन, कार्य क्या होते हैं। कानूनी की पद्धति के अंतर्गत राज्य के संविधान के में निर्माण की प्रक्रिया, कानून कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद में लोगों के अधिकार, कर्तव्य और जो सरकार के अंग होते हैं उनकी शक्तियां का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा आपका परंपरागत अध्ययन पद्धति। आप अगले क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक पद्धति। आधुनिक पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। और आप पॉलिटिकल साइंस विषय से एलएलबी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, और तो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का यहाँ पे आपको अध्ययन करने के लिए आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक एक टॉपिक के वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाएंगे, जिसमें आपको डिटेल में एक एक टॉपिक को व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद।